नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इस YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमने आपको भाग वाइज भाग राज्य व्यवस्था कराने का मैंने आपको कहा था। तो जिसके अंदर भाग 2 कवर कर लिया था, भाग 3 का एक पार्ट मैंने आपको दे दिया था। भाग 3 का आज दूसरा पार्ट करेंगे, जिसके अंदर अनुच्छेद कल हमने किए थे 12 से लेके 19 तक। मैंने आपको भाग 3 के अंदर अनुच्छेद बताए थे 12 से लेके 35 तक। कितने अनुच्छेद बताए थे? 12 से लेके 35 तक बताए थे। 12 से 19 तक मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर दे दिए हैं। आज 20 से लेके 28 तक सेकंड पार्ट आ जाएगा और कल इसका दी एंड करेंगे। यानी 29 से लेके और 35 तक इसको कल कवर कर लेंगे, तो भाग 3 जो है हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी आपको बताने की बात। इसके बाद में देखते हैं भाग 3 के अनुच्छेद 20 के अंदर क्या बोलते हैं। अनुच्छेद 20 के अंदर क्या बोला जाता है? अनुच्छेद 20 के अंदर लिख लेना, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। भाग अनुच्छेद 20 के अंदर आर्टिकल नंबर 20 क्या है? स्वतंत्रता दी जाती है 3 प्रकार की। स्वतंत्रता दी जाती है 3 प्रकार की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहली स्वतंत्रता लिखनी है। पहली स्वतंत्रता क्या है? एक गलती की एक ही सजा। एक गलती की एक ही सजा का क्या मतलब होता है? जैसे कोई मुजरिम है, ठीक है, उसने चोरी कर ली। ठीक है, उसने चोरी कर ली, चोरी करने के बाद में चोरी वाला जो उसका इल्जाम है वो सिद्ध नहीं हुआ, और उसके बाद में उसने दूसरी और चोरी, दूसरी और कोई, जैसे दूसरा और कोई जुर्म कर दिया। ठीक है, चोरी के साथ साथ में उसने डकैती का जुर्म कर दिया। किसका कर दिया? डकैती का जुर्म कर दिया। तो यहाँ पे देख लेना, उसने जो पहला जुर्म किया था, यानी चोरी करना भी एक कानूनी अपराध है, उसने चोरी की थी, तो उसको उस चोरी की एक ही सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी? एक ही सजा मिलेगी एक गलती की। अगर वहां पे डकैती का इल्जाम वहां पे सिद्ध हो जाता है, तो दोनों गलतियां, उसने 2 गलतियां की है तो 2 गलतियों की सजा 2 बार मिलेगी। लेकिन उसने चोरी की है, एक गलती की एक ही सजा मिलेगी। कहां पे ये बात बोली गई है? अनुच्छेद नंबर 20 के अंदर ये बात बोली गई है कि एक गलती की एक ही सजा मिलेगी। तो इसी के अंदर दूसरी बात या दूसरी स्वतंत्रता क्या होती है? दूसरी स्वतंत्रता के बारे में क्या बोला गया है? सजा उस समय के कानून के आधार पर मिलेगी। आपको लिखना है सजा उस समय के कानून के आधार पर मिलेगी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है, जैसे कोई भी बंदा है, उसने 2010 के अंदर कोई भी जुर्म किया। ठीक है, 2010 के अंदर उसने चोरी की। मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 2010 के अंदर उसने चोरी की, लेकिन उसका जो जुर्म है सिद्ध कब हुआ? उसका जुर्म सिद्ध हुआ 2022 के अंदर सिद्ध हुआ। ठीक है, 2022 के अंदर सिद्ध हुआ, तो उसने 2010 के अंदर चोरी की थी, तो वहां पर सजा, चोरी की सजा का प्रावधान अलग था। मतलब कि वहां पे 1 साल की सजा होती थी, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं। लेकिन 2023 के अंदर कितनी सजा हो रही है? 2023 के अंदर एक बार चोरी करने की 2 साल की सजा हो रही है। कितनी हो रही है? 2 साल की सजा हो रही है। तो उसको 2010 के अंदर भले ही उसने चोरी की हो, लेकिन उसका इल्जाम कब सिद्ध हुआ था? 2022 के अंदर हुआ था। तो उसको सजा कितने साल की मिलेगी? उसको सजा उसी कानून या उसी समय के आधार पर मिलेगी। यानी 2022 के अंदर जो चोरी के कानून की सजा है, उसे वो ही मिलेगी जब तक उसका आरोप है वो सिद्ध नहीं हो जाता। उम्मीद करता हूं आपको 2 नंबर बात है वो समझ में आई होगी। भी अगर उसने कभी भी जुर्म किया हो, लेकिन जुर्म करने के बाद में सजा उसको उस समय मिलेगी जब उसका जुर्म है वो सही साबित या सिद्ध कर दिया जाता है। इसके बाद में बारी आएगी 3 नंबर की। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है? सजा के बाद कैदी को संरक्षण भी दिया जाता है।
सजा के बाद कैदी को क्या दिया जाता है? संरक्षण। संरक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, सजा के बाद कैदी को संरक्षण देने का क्या मतलब है? जैसे अभी कोई भी कैदी है, उसको सजा होगी, सजा होने के बाद में उसकी सुरक्षा करना भी किसकी जिम्मेदारी होती है? जिस जेल के अंदर वो रह रहा है, उस जेल के जेलर की क्या होती है? उसकी जिम्मेदारी होती है। भी जो भी कैदी उस जेल के अंदर रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उस जेलर की होती है, यानी सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। तो आर्टिकल 20 के 3 नंबर बात के अंदर क्या बोला गया है? भी सजा के बाद कैदी को संरक्षण भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है भी वो मुजरिम है तो उसको सजा दे के छोड़ दिया, ठीक है, ऐसी बात नहीं होगी। सजा देने के बाद में जब तक उसकी सजा चल रही है, तब तक उसकी सुरक्षा कौन करेगी? सरकारी आदमी उसकी सुरक्षा करेगा। आप ऐसा बोल सकते हो। इसके बाद में बारी आती है आर्टिकल नंबर 21 की। किसकी बारी आती है? आर्टिकल नंबर 21 की। 21 के अंदर क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब होता है, जैसे कोई भी साधन है, अपने किसी भी गतिविधि का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी साधन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अपन किसी साधन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस साधन से अगर किसी दूसरे पर्सन को नुकसान हो रहा है, दूसरे पर्सन को नुकसान हो रहा है, तो वो हमारा साधन है, उसे क्या कर दिया जाएगा? उसे कानूनी रूप से बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी अपनी किसी भी चीज से दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोला गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे? इसके अंदर आप लिख लेना, किसी भी कारण अधिक धुआं देने वाले साधन को, किसी भी कारण अधिक धुआं देने वाला साधन, धुआं देने से क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरण प्रदूषण होगा तो लोगों को क्या होगी? दिक्कत होगी। देने वाले साधन को बैन किया जाता है, देने वाले साधन को प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, अपना कोई भी अपनी गतिविधि है, अगर वो दूसरों को नुकसान देगी तो हमारे जो ऊपर क्या है? सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। इसके बाद में आपको क्या रखना है? आर्टिकल 21 के अंदर आपको क्या याद रखना है? इसके अंदर और बातें कुछ याद रखनी है। इसमें आप दूसरी बात ऐसे याद रख सकते हो, इसमें 6 से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है। इसे कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा, संशोधन द्वारा। और जोड़ा कब गया था? 2004 के अंदर। ठीक है, 21 के अंदर क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, लेकिन 86वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? 2004 के अंदर हुआ। किससे रिलेटेड था? उसके अंदर सरकार ने यह फैसला दिया भी 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का क्या है? अधिकार प्राप्त है, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो गरीब हैं, जैसे भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सॉरी, ये 2004 नहीं है, 2002 कर लेना यहाँ पे, 2002, 2002 है। इसके बाद में बारी आती है, इसके बाद में बारी आएगी अनुच्छेद नंबर 22।
अनुच्छेद नंबर 22 के अंदर क्या बोला गया है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है, लिख लेना। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। 3 प्रकार वो कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर लिख लेना। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको वारंट दिया जाता है, 1 नंबर। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे वारंट दिया जाता है, 1 नंबर बात। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है, व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। कितने टाइम के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। और 3 नंबर बात इसमें क्या याद रखनी है, 3 नंबर बात आपको ये याद रखनी है कि गिरफ्तार व्यक्ति, जो भी मुजरिम है ना, वो अपनी पसंद का वकील कर सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद का वकील रख सकता है, रख सकता है, वकील ही रख सकता है, जज नहीं रख सकता अपनी पसंद का। ठीक है, क्यों नहीं रख सकता, ठीक है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। चालू कर, ठीक है। आपको अनुच्छेद 22 के अंदर 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। आपने अगर कोई जुर्म कर दिया है, व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको वारंट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा सीधा नहीं है भी घर पे आई उठा के ले गई, वो आजकल नहीं है। वो आजकल सभी जनता भी पढ़ी लिखी है और कानून भी इस प्रकार से है। कानून सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा क्या है, जनता के अधिकार में ज्यादा कानून आ जाते हैं। आप कभी भी देख लेना, जब आप पूरी की पूरी सीरीज मेरे साथ में कवर कर लोगे ना, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। इसके बाद में दूसरी क्या है, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाता है। जैसे आज शाम को किसी को गिरफ्तार किया, तो कल शाम, आज शाम 5 बजे किसी को गिरफ्तार किया, तो कल शाम 5 बजे से पहले पहले उसे न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, उसे पेश करना ही होगा, जिसने गिरफ्तार किया है उसके द्वारा सहशरीर पेश किया जाता है। ऐसा नहीं है भी वीडियो कॉल पे बात करवा दी जज की। ठीक है, सहशरीर आप जाओगे, फिर आपको कोई जज फैसला सुनाएगा। इसके बाद में 3 नंबर है, गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद का क्या रख सकता है, न्यायालय के अंदर अपनी पसंद का वकील रख सकता है। अपनी पसंद का वकील ध्यान में रखना है, जज ध्यान में नहीं रखना। कहीं आप वहां पे जज टिक कराओ, अपनी पसंद का जज रखने का अधिकार आज तक किसी को ना मिला है, ना था, ना होगा। ठीक है, अपनी पसंद का क्या होता है, अपनी पसंद का वकील रखा जाता है। इसके बाद में आपको कुछ एक मैं एक्ट लिखा रहा हूं जिसके बारे में आपको पता होना आवश्यक है। तो इसको बोलते हैं निवारक निरोधक अधिनियम। निवारक निरोधक अधिनियम, अधिनियम। ठीक है, ये कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिनके बारे में आपको पता होना आवश्यक है। जिसके अंदर 1 नंबर आपको लिख लेना, नजरबंद। पहला क्या है, नजरबंद। नजरबंद करने का क्या मतलब होता है, जैसे आपने कोई भी जुर्म कर दिया, ठीक है, आपने कोई भी जुर्म कर दिया, लेकिन आपका जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ।
आपने आज से 3 साल पहले जुर्म किया था, उदाहरण देके समझा ही रहा हूं, इसके अंदर कोई लिखाने की बात नहीं है। आपने 3 साल पहले कोई जुर्म किया था तो, लेकिन अभी तक आपका जुर्म साबित नहीं हुआ और आपकी जो फाइल है अभी हाईलाइट हुई है, तो सरकार ने, जज ने क्या बोल दिया, अभी 2 साल 2 मंथ तक इस बंदे को क्या रखो, नजरबंद रखो। नजरबंद रखा जाए इस बंदे को। नजरबंद रखने का क्या मतलब होता है, आप 24 के 24 घंटे आप पे विजुअल निगरानी रखी जाएगी। इसलिए आपको कहीं होटल में भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है, किसी के घर के अंदर भी आपको नजरबंद किया जा सकता है, और या जेल के अंदर भी नजरबंद किया जा सकता है। तीनों की तीनों जगहों के अंदर आपको नजरबंद किया जा सकता है, जब तक आपका ये जो आपने कांड किया है वो सिद्ध नहीं होता तब तक। ठीक है, आपको होटल में भी नजरबंद किया जा सकता है, आपको घर के अंदर भी नजरबंद किया जा सकता है, या आपको जेल के अंदर भी नजरबंद किया जा सकता है। किसके अंतर्गत, निवारक निरोधक अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है 2 नंबर की। दूसरी बात इसमें ध्यान रखने योग्य क्या है, दूसरी बात आप लिख लेना इसमें, ध्यान रखने योग्य बात है निवारक निरोधक अधिनियम 1950 के अंदर। निवारक निरोधक अधिनियम कब बनाया गया था, 1950 में बनाया गया था, 1950 में बनाया गया था, बनाया गया था। आपको दूसरी बात ये याद रखनी है, इसके बारे में सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है, निवारक निरोधक अधिनियम कब बनाया गया था, तो आपको बताना है 1950 के अंदर इसे बनाया गया था। 2 नंबर बात इसमें क्या याद रखनी है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, यानी अंतरराष्ट्रीय सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। कौन सा, आंतरिक सुरक्षा का अधिनियम। इसे कब लागू किया गया था, इसे लागू किया गया था, इसे क्या बोलते हैं वैसे, इसे बोलते हैं मीसा, MISA, मीसा बोलते हैं। 1971 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ था, इस एक्ट का। क्या हुआ था, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ था, और 1978 के अंदर कब इसको क्या कर दिया था, समाप्त, 1978 को समाप्त समाप्त किया। चालू कब किया गया था, 1950 के अंदर शुरू किया गया था, 1978 के अंदर इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। 3 नंबर आपको क्या लिखना है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है रासुका। क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय से रा उठा लो, सुरक्षा से सु उठा लो, और का से क्या उठा लो, कानून उठा लो। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रासुका बोला जाता है। इसे 1980 के अंदर लाया गया था। 1980 कब लाया गया था, 1980 को लाया गया था। और अभी करंट के अंदर भी ये चल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लाया गया था, लाया गया था। और जो करंट के अंदर भी है, ये लागू है करंट के अंदर भी। ठीक है, इसी, एक मैं आपको और बात बता देता हूं, जब पुलिस क्या करती है, जब एनकाउंटर करती है ना, तो रासुका के अंतर्गत ही वो एनकाउंटर माना जाता है। एनकाउंटर क्या करने का मतलब होता है, पुलिस रिमांड पे लेगी आपको, जो गाड़ी पलटती है ना कहीं पे भी, आप गाड़ी पलटती तो बहुत बार सुना होगा, पुलिस की गाड़ी पलट गई, उसके अंदर मुजरिम थे या मुजरिम भाग रहा था, तो पुलिस ने पीछे से गोली मार दी, मुजरिम को मार गिराया, तो वो कैसे मारती है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत ही उसे मारा जाता है। उसे क्या बोला जाता है, मारने का नाम नहीं दिया जाता, उसे क्या बोला जाता है, एनकाउंटर का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला जाता है, ये आपको 4 नंबर याद रखना है, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि। आतंकवादी एवं विध्वंसक, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि। इसके बारे में क्या बोला जाता है, इसे टाडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाडा। आपको लिख लेना, TADA। ठीक है, 1985 के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध इस अधिनियम का उपयोग किया गया था। कब किया गया था, 1985 के अंदर। 1985 के अंदर आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवादी
गतिविधियां रोकने के लिए, रोकने के लिए इसका उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? टाडा का। इसको फुल फॉर्म क्या होती है? आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां। ठीक है। इसके बाद में आपको 5 नंबर क्या याद रखना है? आतंकवादी निवारक अधिनियम। आतंकवादी निवारक अधिनियम। क्या याद रखना है? आतंकवादी निवारक अधिनियम। इसको क्या बोला जाता है? इसको पोटा। क्या बोला जाता है? पोटा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पोटा बोला जाता है। यह आतंकवादियों पर लगाया जाता है। 2001 में प्रारंभ किया गया था। आतंकवादियों पर लगाया जाता था 2001 में प्रारंभ और 2004 में समाप्त। क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। आतंकवादी विध्वंसक गतिविधि, आतंकवादी निवारक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा किसके हाथ में आता है? ये सब सब देश के गृह मंत्रालय के हाथ में होते हैं। ये वाले अधिनियम आपको इतना पता होना चाहिए। इसके बाद में बारी आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार की, आर्टिकल नंबर 23 और 24। वो अधिनियम थे जो आपको याद रखने जरूरी हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। क्या? 23 और 24। 23 के अंदर क्या बोला गया है? बाल श्रम तथा बेगारी वेतन, बिना वेतन के किसी से हम काम नहीं करवा सकते। किससे काम नहीं करवा सकते? बिना वेतन किसी भी बच्चों से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। इसको बोला जाता है बलात् श्रम। बलात् श्रम हम किसी से बिना वेतन, आपको क्या लिखना है? बिना वेतन काम नहीं कराया जा सकता। ठीक है। ये बात तो आ जाती है 23 के अंदर। और इसके बाद में आर्टिकल नंबर 24 के अंदर आपको क्या रखना है? क्या याद रखना है? आर्टिकल नंबर 24 के अंदर आपको याद रखने योग्य बात है, 24 के अंदर 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। 24 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता है। इस चीज का क्या मतलब होता है? जैसे आपकी उम्र 24 वर्ष नहीं है, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हो, आपकी उम्र 24 वर्ष नहीं है, तो आपको ये नहीं है भी आपको पटाखा फैक्ट्री के अंदर भेज दिया, ठीक है, या बॉम्ब बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर आपको भेज दिया, ठीक है। किसी भी खतरनाक काम को करने के लिए कम से कम आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? 24 वर्ष से आपकी उम्र हमेशा ही ज्यादा होनी चाहिए। तभी आप लीगल माने जाओगे, अन्यथा अनलीगल या माने जाओगे। ठीक है। आप काम तो कर लोगे, लेकिन जिस दिन पकड़े गए उस दिन आपको भी सजा होगी और आपके मालिक को भी सजा होगी ही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको 23 और 24 के अंदर फर्क पता चल गया होगा। यहाँ पे तो बाल श्रम होता है या बलात् श्रम होता है, किसी को किसी से भी बिना वेतन के काम नहीं करवाया जा सकता 23 के अंदर। ठीक है। और 23 और 24 किसके आते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर। 23 के अंदर क्या बोला गया है? बलात् श्रम हम किसी से भी बिना वेतन काम नहीं करा सकते। और 24 के अंदर क्या बोला गया है? 24 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाता। इसके बाद में बारी आती है आर्टिकल नंबर 25 की। 25 से लेके 28 तक आपको क्या याद रखना है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का
अधिकार। क्या याद रखना है आपको? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार याद रखना है। कहां से लेके कहां तक? आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक। 25 से लेके कहां तक आपको याद रखना है? 28 तक आपको याद रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, तो अनुच्छेद 25 के अंदर लिख लेना। इसके अंदर क्या कहा जाता है? इसके अंदर कहा जाता है अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके अंदर क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। किसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है? अनुच्छेद नंबर 25 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत सिखों को कृपाण सिखों को कृपाण मुस्लिम, जो मुस्लिम भाई होते हैं ना, मुस्लिम को दाढ़ी मुस्लिम को दाढ़ी तथा जो हिंदू भाई हैं, हिंदू को तिलक रखने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 25 के अंदर क्या बात बोली गई है? धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। इसी के तहत जो सिख होते हैं ना, सिख लोग, वो यहाँ पे एक कृपाण डाल के रखते हैं एनी टाइम। ठीक है। तो वो कृपाण किस से संबंधित होती है? अनुच्छेद 25 उस कृपाण की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल नंबर 25 है वो कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता देता है। वैसे तो वो एक टाइप का हथियार ही माना जाता है, लेकिन वो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी होता है, मतलब कि धर्म के लिए जरूरी होता है। तो इसलिए वो जो भी सिख अमृत छक लेते हैं ना, तो उनको वो पहनना क्या होता है? कंपलसरी होता है, उनको पहनना क्या होगा? अनिवार्य होगा। ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 26 की चर्चा होती है। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। क्या है इसमें? सामूहिक धार्मिक चर्चा की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 26 क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता की चर्चा है। किसके अंदर चर्चा है? इस बात का क्या मतलब होता है? जैसे अभी सिखों के अंदर है, तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो साल के अंदर एक या दो बार ही किए जाते हैं। तो जो उस धर्म से, जैसे अभी मैं किसी भी जिले के अंदर बात कर लेता हूं, जैसे राजस्थान का कोई भी जिला है, तो इस जिले के अंदर जैसे सिख कम्युनिटी के लोग हैं, तो वहां पे प्रधान भी होते हैं बहुत से, और उप प्रधान भी होते हैं, और पूरा का पूरा समाज भी होता है। ठीक है। सिख समाज भी होता है। ठीक है। तो कोई भी सिख गतिविधि करनी है, या कोई भी आपको जश्न मनाना है, या कोई भी कार्यक्रम करना है, तो उसके ऊपर सामूहिक चर्चा की जाती है। ये हमें कौन सा संविधान का आर्टिकल कौन सा अनुमति देता है? आर्टिकल 26 अनुमति देता है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता पर चर्चा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको 26 नंबर की समझ में आ गया होगा। इसी के तहत आपको लिख लेना, मैं लिखा रहा हूं, इसी के तहत यज्ञ, हवन तथा जो मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम लोगों को सड़क पर ही नमाज पढ़ने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है।
आपको ये बात याद रखनी है, 26 के अंतर्गत जो हम यज्ञ करते हैं, हम हवन करते हैं, या जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो सड़क पर ही नमाज पढ़ने लग जाते हैं ना, जब उनका फिक्स टाइम होता है तो वो कहीं पे भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको पता होगा, जैसे एक पाकिस्तान का मैच चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का, वहां पे पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उन्होंने स्टेडियम के अंदर ही नमाज पढ़ ली थी। ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत माना जाता है। इसको भी आप कहीं भी किसी भी जगह पे क्या कर सकते हो? नमाज पढ़ सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, हवन कर सकते हो। इसके बाद में आपको बारी आती है आर्टिकल नंबर 27 की। किसकी बारी आएगी? अनुच्छेद 27 की बारी आएगी। 27 के अंदर क्या बोला गया? अनुच्छेद 27 के अंदर बोला गया है, धार्मिक कार्यों के लिए जो धन रखा जाता है, धार्मिक कार्यों के लिए जो धन रखा जाता है, उस धन पर सरकार किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए जो धन रखा जाता है, जैसे पंजाब के अंदर स्वर्ण मंदिर के बारे में तो आपने सबने सुना होगा। स्वर्ण मंदिर के अंदर आपको रोज के रोज कम से कम भी कितने लोग लंगर सकते हैं? उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, 1 लाख, कम से कम 1 लाख जनसंख्या वहां पे क्या सकती है? रोज के रोज लंगर खाती है। ठीक है, तो अभी 1 लाख जनसंख्या, अगर एक व्यक्ति का खर्चा 10 रुपए भी हुआ ना, मामूली सी बात है 10 रुपए, तो 1 लाख का कितना हो जाएगा? कम से कम 10 लाख। 10 लाख हो जाएगा ना। तो जो धार्मिक कार्यों के लिए जो धन रखा जाता है, जैसे रोज का अभी 10 लाख का तो बिल्कुल मैंने नॉर्मल सा उदाहरण दिया, हो सकता है 50 लाख भी हो या ज्यादा भी हो। आज आपको भी बताया भी, इतनी महंगाई हो चुकी है, 10 लाख के अंदर आता क्या आज? ठीक है, तो जितना भी धन धार्मिक कार्यों के लिए रखा जाता है, उस धन पर सरकार क्या नहीं ले सकती? टैक्स नहीं ले सकती। आपको इस बात का पता होना चाहिए। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद नंबर 27 बात करता है। तो देख लेना दोस्तों, जो जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं ना, तो आप इसके साथ की साथ नोट्स बनाते चलते जाना, क्योंकि ये चीजें बहुत ही जरूरी है। एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ रहे हैं, भाग 1 से शुरू किया था और भाग 22 पे खत्म करेंगे। आर्टिकल नंबर 1 से शुरू किया था, 395 पे जाके समाप्त करेंगे। तो पूरी की पूरी पॉलिटी आपकी मुट्ठी में होगी। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है अनुच्छेद नंबर 28 की। आर्टिकल नंबर 28, 28 के अंतर्गत क्या बोला गया है? 28 के अंतर्गत बोला गया है, धार्मिक जो सरकारी धन से चल रहे संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देते। सरकारी धन से चलने वाले संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध है, पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे देख लेना, सरकारी स्कूल होते हैं ना, आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर और हर गांव के अंदर लगभग लगभग मिल जाता है। तो जो सरकारी स्कूल होते हैं सरकार के धन से चलते हैं, तो जो सरकारी धन से चलने वाले जो संस्थान है, वहां पे धार्मिक शिक्षा कभी नहीं दी जाती। आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों की स्टडी से मतलब होना चाहिए। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि अगर वो ही सबसे ग्राउंड लेवल की एकता वहीं पे बनती है सरकारी स्कूलों के अंदर। सरकारी स्कूल के अंदर जिस तरह बच्चे का बैठने उठने का तरीका होता है, वहां पे लगभग लगभग बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कर दिया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 28 के अंदर क्या बोला गया है? सरकारी धन से चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी 20 से लेके 28 तक मैंने आपको करवा दी हैं। एक बार थोड़ा क्विकली रिवीजन कर लेते हैं।
इसके बाद में पार्ट नंबर कल करेंगे। भारत का संविधान चल रहा है, आर्टिकल नंबर 20 के अंदर स्वतंत्रता है 3 प्रकार की, किस किस की, एक गलती की एक ही सजा। इसके बाद में सजा उस समय के कानून के आधार पर करेगी मिलेगी, और सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाता है, मतलब यहां पे लिख लेना सुरक्षा, सुरक्षा दी जाएगी। इसके बाद में क्या बोला गया है 21 के अंदर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, किसी भी कारण अधिक धुआं देने वाले साधन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे आप अभी कोई गाड़ी लेकर निकले, गाड़ी फुल धुआं कर रही है, ठीक है, उस धुएं से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, और पर्यावरण प्रदूषण से क्या होता है, आम जनता को नुकसान होता है, तो वो जो धुएं वाली गाड़ी है उसको प्रतिबंध कर दिया जाता है। इसके बाद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार भी दिया जाता है, और 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर किया गया था, इसको इसके अंदर जोड़ा गया था, किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। 22 के अंदर है, इसमें 3 प्रकार की फिर स्वतंत्रता की बात की जाती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे वारंट दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर उसे जज के सामने पेश किया जाता है, और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह अधिकार होता है भी वो अपनी पसंद का वकील रख सकता है। इसके बाद में कुछ मैंने आपको एक्ट लिखाए थे जिसके अंदर निवारक निरोधक अधिनियम के ऊपर चर्चा की थी, जिसके अंदर 1 नंबर बात थी नजरबंद। आपको नजरबंद किया जा सकता है होटल में, घर में या जेल में, 3 चीजों को आपके नजरबंद किया जा सकता है। 1 नंबर लिख लेना होटल, 2 नंबर आ जाता है घर, और 3 नंबर आ जाती है जेल। इन 3 जगहों को आपको क्या किया जाता है, नजरबंद किया जाता है। निवारक निरोधक अधिनियम कब बना था, 1950 के अंदर बना था। इसके अंदर 3-4 अधिनियम आते हैं, जिसके अंदर आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे क्या कहा जाता है, मीसा कहा जाता है, 1950 के अंदर बना था, 1978 के अंदर समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासू का बोला जाता है, 1980 के अंदर लाया जाता था, और करंट सिचुएशन के अंदर भी ये चल रहा है। पुलिस रिमांड पे जो गाड़ी पलटती है वो इसी अधिनियम के अंतर्गत पलटती है, आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद में आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि, टाडा बोला जाता है, 1985 के अंदर आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इसे शुरू किया गया था। और लास्ट था आतंकवादी निवारक अधिनियम, इसे पोटा कहा जाता है, सॉरी पाटा नहीं होगा, यहाँ पे पोटा होगा। 2001 के अंदर प्रारंभ किया गया था और 2004 के अंदर समाप्त कर दिया जाता था। जो भी ये 5 अधिनियम है ना, 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों के पांचों देश का गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, आपको ये बात याद रखनी होगी। इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार था, 23 और 24 आर्टिकल हैं। 23 के अंदर क्या चर्चा है, बलात्श्रम, हम बच्चों से काम नहीं करवा सकते एक, और दूसरी बात थी किसी भी व्यक्ति से बिना वेतन काम नहीं करा सकते। और 24 के अंदर क्या है, 24 के अंदर है 24 वर्ष से कम, 24 से 24 ही आपको याद रखना है, 24 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को खतरनाक काम से दूर रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में 25 के अंदर है, 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमें। 25 के अंदर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत सिखों को कृपाण, मुस्लिम को दाढ़ी तथा हिंदुओं को तिलक रखने का अधिकार प्राप्त है। 26 के अंदर सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ, हवन तथा मुस्लिम लोगों को सड़क पर ही नमाज पढ़ने का अधिकार दिया जाता है। फिर 27 के अंदर है, धार्मिक कार्यों के लिए जो धन रखा जाता है उस पर सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाती। और लास्ट अधिनियम है, लास्ट आर्टिकल है 28, सरकारी धन से चलने वाले संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी जो सरकारी स्कूल होते हैं वो किसी भी तरह से सरकारी या धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है, वहां पे सरकारी स्कूलों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है अभी किसी भी धर्म को बढ़ावा दे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल भाग नंबर 3 के वीडियो नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।